सो पार्ट 1 के एंड में हमने पढ़ा कि भारत प्रगति बैंक के पास डेयरी एक्टिविटी के लिए 5 लाख का लोन केस आया था। कोलेटरल थी गोल्ड और ब्रांच मैनेजर ने कहा कि गोल्ड पीएसएल नहीं हो सकता। क्रेडिट ऑफिसर ने बोला था कि बोरोअर फार्मर है तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर पीएसएल होगा। तो करेक्ट आंसर है दोनों स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट है। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन कोलेटरल से डिटरमाइन नहीं होती, पीएसएल क्लासिफिकेशन बेनिफिशियरी और एक्टिविटी से डिटरमाइन होती है। अगर लोन जेन्युइनली डेयरी एक्टिविटी के लिए असेस्ड, सैंक्शन्ड और यूज्ड हुआ है तो गोल्ड कोलेटरल होने से लोन ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल नहीं होगा, लेकिन बोरोअर फार्मर है इसलिए उसका हर लोन एग्रीकल्चर नहीं बनेगा। अगर वही फार्मर गोल्ड लोन डॉटर की मैरिज के लिए लेता है तो वो एग्रीकल्चर पीएसएल काउंट नहीं होगा। तो मास्टर रूल है पर्पस प्लस बेनिफिशियरी डिसाइड पीएसएल एंड नॉट द लेवल ऑफ द कोलेटरल। सो बैंक्स को असेस करना पड़ेगा कि एक्चुअल एग्रीकल्चरल जो रिक्वायरमेंट है एंड मॉनिटर करना पड़ेगा कि उसका एंड यूज कैसे हुआ है। गोल्ड सिक्योरिटी सिर्फ ये डिसाइड करेगी कि ये पीएसएल में जाएगा या नहीं जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 फॉर टुडे इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर की 3 डिवीजन। एग्रीकल्चर पीएसएल को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फार्म क्रेडिट, दूसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा एंसिलरी एक्टिविटीज। फार्म क्रेडिट का फोकस एक्चुअल फार्मिंग और अलाइड एक्टिविटी बोरोअर पर है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम पर है। एंसिलरी एक्टिविटीज का फोकस सपोर्टिंग सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग और जो रिलेटेड एलिजिबल एक्टिविटीज है उनके ऊपर है। चैप्टर 2 इंडिविजुअल फार्मर्स को फार्म क्रेडिट। इंडिविजुअल फार्मर्स और जो एलिजिबल इंडिविजुअल फार्मर स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर लोन दिया आपने क्रॉप कल्टीवेशन के लिए या फिर ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के लिए, ट्रैक्टर या एलिजिबल मशीनरी के लिए, या डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, प्री हार्वेस्ट ऑपरेशंस, पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस रिलेटिंग टू द ओन प्रोड्यूस, स्प्रेइंग के लिए, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, या फिर डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को लोन दे दिया नॉन इंस्टीट्यूशनल डेब्ट से बचाने के लिए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए लोन दे दिया एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने के लिए, स्टैंड लोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा दिया, ग्रिड कनेक्टेड पंप लगा दिया, उसका सोलराइजेशन कर दी, फार्मर ओन्ड बैरन या फिर जो फेलो लैंड है उसके लिए एलिजिबल सोलर पावर प्लांट लगा दिया। तो यहां 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओन प्रोड्यूस, अगर फार्मर अपना प्रोड्यूस हार्वेस्ट, ग्रेड या ट्रांसपोर्ट करता है तो वो एलिजिबल है फार्म क्रेडिट के लिए। कोई जनरल ट्रांसपोर्टर मल्टीपल बिजनेसेस की मटेरियल कैरी करता है तो ऑटोमेटिकली वो फार्म क्रेडिट में नहीं जाएगा। चैप्टर 3 एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन टर्म। तो 3 केसेस कंपेयर कीजिए। केस 1, फार्मर को डेयरी एनिमल्स परचेज करने के लिए लोन चाहिए, कोलेटरल गोल्ड दिया तो एक्टिविटी एलिजिबल है, एंड यूज वेरीफाई किया जाएगा। रिजल्ट एग्रीकल्चरल पीएसएल हो सकता है। केस 2, फार्मर को वेडिंग एक्सपेंसेस के लिए गोल्ड लोन दिया तो वो एग्रीकल्चरल पीएसएल काउंट नहीं होगा। केस 3, बैंक ने सिर्फ गोल्ड वैल्यूएशन देखी, स्केल ऑफ फाइनेंस, एक्टिविटी कॉस्ट, लैंड क्या थी, लाइव स्टॉक कितना चाहिए था यानी कि कितने उसके पास काउ बफेलोस थी, या एंड यूज नहीं असेस किया तो लोन को डेयरी का लेबल दे दिया तो क्लासिफिकेशन जो होगी वो वल्नरेबल होगी, सही नहीं है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का एविडेंस भी होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको लोकेशन, क्रॉप कौन सी है, एक्टिविटी, स्केल ऑफ फाइनेंस, फील्ड इंस्पेक्शन और एंड यूज की मॉनिटरिंग जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं। एग्रीकल्चर लोन जो 2 लाख तक का दिया गया है उस केस में बैंक्स कोलेटरल सिक्योरिटी एंड जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है उनको वेव ऑफ कर सकता है। चैप्टर नंबर 4 वेयर हाउस रिसीट्स फाइनेंस टू इंडिविजुअल फार्मर्स। तो फार्मर्स अपना प्रोड्यूस इमीडिएटली सेल नहीं करना चाहता, मार्केट प्राइस मान लो कम है, तो वो प्रोड्यूस ऑथराइज्ड वेयर हाउस में स्टोर कर सकता है और रिसीट के अगेंस्ट बैंक से लोन भी ले सकता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एलिजिबिलिटी के लिए मैक्सिमम पीरियड जो वेयर हाउस में जा सकता है 12 महीने का है। इन केस अगर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है जिसको हम एनडब्ल्यूआर कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट यानी कि ईएनडब्ल्यूआर है, तो उसके अगेंस्ट लिमिट जो लोन दिया जा सकता है जो पीएसएल में शामिल होगा दैट इज 90 लाख। और इसके अलावा अगर कोई वेयर हाउस रिसीट है तो उसके अगेंस्ट 60 लाख तक का जो लोन है वो एलिजिबल रहेगा। निमोनिक याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक या नेगोशिएबल 90, अदर्स के लिए 60। अब एक केस समझो, फार्मर को ईएनडब्ल्यूआर के अगेंस्ट 80 लाख का लोन दिया फॉर 10 मंथ्स, तो एलिजिबल लिमिट के अंदर है। तो सेम 80 लाख रुपीस अगर ऑर्डिनरी वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट लोन दिया तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 लाख का लोन पीएसएल में शामिल होगा। और सेम केस में अगर 50 लाख का लोन दिया फॉर 15 मंथ्स तो अमाउंट लिमिट के अंदर है, लेकिन जो पीरियड है वो 12 महीने से बाहर है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन ही फेल हो गई। सो अमाउंट एंड पीरियड दोनों चेक करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 5 कॉर्पोरेट फार्मर्स, एफपीओस एंड एफपीसीज। देखो, इंडिविजुअल फार्मर्स की जो लिमिट्स हैं उनको हमने कॉर्पोरेट फार्मर्स या फिर जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। कॉर्पोरेट फार्मर्स हो गए, एफपीओस हो गई या फिर फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज हो गई, एलिजिबल पार्टनरशिप फर्म्स हो गई या फिर जो कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर अलग है।
क्रॉप लोन्स, अलाइड एक्टिविटीज, मशीनरी या अपनी खुद की प्रोड्यूस के प्री या पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए एग्रीगेट लिमिट जो है वो ₹4 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्लेज करने के अगेंस्ट जो लोन मिल सकता है एनडब्ल्यूआर के अगेंस्ट या ईएनडब्ल्यूआर के अगेंस्ट, तो वो भी 4 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। अदर वेयरहाउस रिसीट के लिए 2.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। पीरियड भी यहां पर 12 महीने का ही मैक्सिमम रखा गया जैसे इंडिविजुअल के केस में था, लेकिन लिमिट अलग है। एफपीओ या एफपीसी अंडरटेकिंग जो फार्मिंग करते हैं, जहां पर एश्योर्ड मार्केटिंग की जाती है, तो वहां पर 10 करोड़ रुपीस तक का जो लोन दिया जाएगा पर बोरोइंग एंटिटी, उसको पीएसएल में शामिल किया जा सकता है। एंड मेंबर्स के प्रोड्यूस को डायरेक्टली परचेज करने के लिए भी 10 करोड़ तक का जो लोन है उसे पीएसएल में शामिल किया जा सकता है अगर आप फार्मर प्रोड्यूसिंग एंटिटी को देते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, ग्रीन फील्ड्स एफपीओ को मेंबर्स का प्रोड्यूस परचेज करने के लिए 8 करोड़ तक का लोन दिया, तो एलिजिबल लिमिट के अंदर है। अगर 12 करोड़ का लोन देते तो सीलिंग 10 करोड़ को एक्सीड कर जाती, राइट? तो इस चीज को ध्यान में रखें। चैप्टर नंबर 6, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर सिर्फ सीड या फिर क्रॉप लोन नहीं है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में वेयर हाउसेज, स्टोरेज फैसिलिटीज, साइलोस या कोल्ड स्टोरेज चेन बनानी है, मार्केट यार्ड हो गए या सोयल कंजर्वेशन हो गया, वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया, प्लांट टिश्यू लेबोरेटरीज हो गई, इन सबके लिए भी लोन दिया जा सकता है। एंड लिमिट जो है एग्रीगेट सैंक्शन की वो 100 करोड़ रुपीस पर बोरर हो सकती है फ्रॉम द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। पर बैंक में बैंकिंग सिस्टम का एग्रीगेट लिमिट रखा गया है। सपोज एक्स कंपनी को बैंक ए ने 60 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन सैंक्शन कर दिया, बैंक बी ने 35 करोड़ का सैंक्शन कर दिया लोन, तो टोटल हो गया 95 करोड़, तो लिमिट के अंडर है। अगर बैंक सी ने एडिशनल 10 करोड़ का सैंक्शन कर दिया तो एग्रीगेट 105 करोड़ हो जाएगा। थ्रेशोल्ड सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का ही एंड वाले का शामिल होगा। 5 करोड़ जो बाकी रह गया बैंक सी का, वो इन एलिजिबल माना जाएगा। सो आरबीआई क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट एक्सपोजर है वो 100 करोड़ क्रॉस होने पर जो पूरा का पूरा रेलिवेंट एक्सपोजर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक्सपोजर था वो क्लासिफिकेशन से लॉस हो सकता है, यानी कि उसको क्लासिफाई नहीं किया जाएगा पीएसएल के तहत। इसलिए बोरोर डिक्लेरेशन या इंटर बैंक कंफर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7, एंसिलरी एक्टिविटीज में जो एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विसेज हैं वो सब कवर होती हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस जो स्टार्टअप्स हैं उनको अगर 50 करोड़ तक का लोन दिया आपने, ठीक है, वो शामिल होंगे। फूड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए अगर आप एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट देते हो 100 करोड़ रुपए तक की, वो भी शामिल हो सकती है। यानी कि फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़ की लिमिट और स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ की लिमिट। एंड फूड प्रोसेसिंग का मीनिंग सिर्फ फैक्ट्री में पैकेज फूड बनाना नहीं होता। एलिजिबल प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन सपोर्ट, स्टोरेज या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, वो सब चीजें इसमें शामिल होती है, लेकिन पर्पस एक्सक्लूसिवली या क्लियरली लिंक्ड होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर कंपनी बेसिकली रेफ्रिजरेटेड ट्रक परचेज करती है जो एक्सक्लूसिवली प्रोसेस्ड मिल्क या फिर जो फ्रोजन फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट? तो एलिजिबल रहेंगे वो फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग एक्टिविटी को के अंदर, एंड उनको 100 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। अगर वही ट्रक्स कभी फर्नीचर, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स या कभी फूड कैरी करते हैं तो एक्सक्लूसिव जो एलिजिबिलिटी है उसको एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता और फूड प्रोसेसिंग की जो कैटेगरी है वो फेल हो सकती है। चैप्टर 8, मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स। अब लैंड होल्डिंग को अगर समझें तो उसके हिसाब से डेफिनेशन बनती है, लाइक मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो लैंड होल्डिंग है वो अप टू 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ तक की होगी, और स्मॉल फार्मर के केस में लैंड होल्डिंग अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा है और 2 हेक्टेयर तक की यानी कि 2.5 एकड़ से ज्यादा है और 5 एकड़ तक की है तो उसे स्मॉल फार्मर कंसीडर किया जाएगा। अगर एग्जैक्टली 1 हेक्टेयर है यानी कि 2.5 एकड़ है तो मार्जिनल फार्मर, एग्जैक्टली 2 हेक्टेयर है यानी कि 5 एकड़ है तो स्मॉल फार्मर। अगर 2.0 हेक्टेयर भी हुआ तो ना उसे स्मॉल फार्मर माना जाएगा ना मार्जिनल फार्मर माना जाएगा एज पर द लैंड होल्डिंग क्राइटेरियम। एंड एसएमएफ क्लासिफिकेशन में जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हैं, ऑरल लेसीज हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, एलिजिबल एसएजीज हैं, जेएलजीज हैं, राइट, जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्संस हैं जो उनमें जुड़े हुए हैं, उनको भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर में कवर किया जा सकता है। जो इंडिविजुअल्स सिर्फ और सिर्फ अलाइड एक्टिविटीज में लगे हैं, चाहे उनके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं भी है और जहां पर लोन 2.5 लाख रुपीस तक का दिया गया है, उनको भी एसएमएफ में शामिल किया जा सकता है। एंड इवन इन द केस ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज या जो एलिजिबल कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स है जहां पर एसएमएफ होल्डिंग का शेयर कम से कम 75% का, यानी कि जो उनके मेंबर्स हैं उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% कम से कम एसएमएफ से मेल खाता है, उनको भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है अगर उनको लोन दिया गया। मान लो कि किसी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में 100 फार्मर मेंबर्स हैं और 74 मेंबर्स एसएमएफ में हैं, तो कंडीशन 75% की है वो खत्म हो जाएगी, तो आप उसको शामिल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 100 में से अगर मान लो 75 या 75 से ज्यादा फार्मर्स एसएमएफ क्राइटेरियन को बिलोंग करते हैं और उस एफपीओ को लोन दिया जाता है तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एसएमएफ कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है।
चैप्टर 9 नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स। एनसीएफ का मतलब है नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, यानी कि जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, फार्मर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, या जो एलिजिबल एसएचजी जेएलजी इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, एनसीएफ फ्रेमवर्क में आ सकते हैं। तो रिलेशनशिप को समझिए, हर कोई एलिजिबल एसएमएफ जो होगा वो एनसीएफ के अंदर होता है, लेकिन हर कोई एनसीएफ एसएमएफ नहीं हो सकता। एग्जांपल के तौर पर इंडिविजुअल फार्मर है, लैंड होल्डिंग 1.5 हेक्टेयर है, तो वो एनसीएफ माना जाएगा, यानी कि नॉन कॉर्पोरेट फार्मर होगा। वो स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में भी है, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल फार्मर है जिसकी लैंड होल्डिंग 4 हेक्टेयर है, तो वो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर तो है, लेकिन वो एसएमएफ नहीं है, क्योंकि उसने लैंड होल्डिंग का क्राइटेरियन जो था स्मॉल मार्जिनल फार्मर का, उसको एक्सीड कर दिया। सो इसी स्ट्रक्चर के कारण एग्रीकल्चर का जो टारगेट है ओवरऑल वो 18% होता है, और उसके अंदर एनसीएफ का टारगेट 14% है, और उसके अंदर जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर का टारगेट है वो 10% है। चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर टारगेट केस। अब भारत प्रगति बैंक का एप्लीकेशन बेस हमने समझा कि वो 20,000 करोड़ का है, एग्रीकल्चर का टारगेट 3600 करोड़ का हो गया, एनसीएफ का टारगेट 2800 करोड़ का हो गया, एसएमएफ का टारगेट 2000 करोड़ का हो गया। बैंक का जो पोर्टफोलियो है उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर 1400 करोड़ है, इंडिविजुअल नॉन एसएमएफ फार्मर्स 900 करोड़ के हैं, एसएमएफ लोन जो दिए गए वो 1500 करोड़ के हैं, टोटल एग्रीकल्टी 800 करोड़ का है। एग्रीकल्चर टारगेट कंप्लीट हो गया। एनसीएफ जो है दैट इज 900 करोड़ प्लस 1500 करोड़ वो 2400 करोड़ हो गया। रिक्वायर्ड कितना था 2800 करोड़, तो आपका एनसीएफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज शॉर्ट बाय 400 करोड़। एसएमएफ का टारगेट बेसिकली जो आपने पूरा किया वो 1500 करोड़ पूरा किया, लेकिन टारगेट था 2000 करोड़ का, यानी कि एसएमएफ भी आपका शॉर्ट है, राइट। तो अगेन ये प्रूफ है कि एग्रीकल्चर टारगेट ओवरऑल कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एनसीएफ एंड एसएमएफ का टारगेट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब फटाफट से करते हैं रिवीजन। इंडिविजुअल फार्मर वेयर हाउस फाइनेंस, अगर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है तो 90 लाख की लिमिट है, अगर अदरवाइज कोई और रिसीट है तो 60 लाख की लिमिट है। मैक्सिमम पीरियड 12 महीने का होगा। कॉर्पोरेट एफपीओ फार्म एक्टिविटीज के लिए लोन जो दिया जा सकता है पर एंटिटी 4 करोड़ का। कॉर्पोरेट एफपीओ को जो एनडब्ल्यूआर या ईएनडब्ल्यूआर के लिए लोन दिया जाएगा दैट इज 4 करोड़। अगर कोई और रिसीट है तो उसके लिए 2.5 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। एफपीओ अगर मार्केटिंग एश्योर करता है अपने मेंबर्स के रिलेटेड तो 10 करोड़ का लोन दे सकते हैं। मेंबर की परचेज करनी है प्रोड्यूस उसने तो 10 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ का लोन, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़ का लोन, एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ का लोन। मार्जिनल फार्मर्स को काउंट किया जाता है अगर उनकी लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ तक की है। अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा है और 2 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग है तो उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। अगर अलाइड एक्टिविटी इंडिविजुअल भी है और चाहे उसका लैंड क्राइटेरिया नहीं भी फुलफिल हो रहा और उसको 2.5 लाख तक का लोन देते हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एग्रीकल्चर में काउंट होगा। और एसएमएफ का जो शेयर है दैट इज एलिजिबल फॉर द काउंटिंग अंडर द एसएमएफ इवन इफ अगर एफपीओ एफपीसी की शेयर होल्डिंग 75% कम से कम है। अब एक केस समझो लास्ट में। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि भारत प्रगति बैंक उसमें एक केस आता है किसी मीरा एंटरप्राइज के नाम से एंड उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है मशीनरी में 2 करोड़ की। उनका एनुअल टर्नओवर 9 करोड़ का है। लोन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है 18 लाख रुपीस का। पर्पस क्या है कि उन्होंने उनका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ब्रांच मैनेजर कहता है कि 18 लाख का लोन है, माइक्रो एंटरप्राइज होगा। और एमएसएमई ऑफिसर कहता है लोन अमाउंट से एमएसएमई क्लासिफिकेशन डिसाइड नहीं होती है। क्रेडिट हेड कहता है लोन 20 लाख से कम है, बैंक कोलेटरल ले ही नहीं सकता। इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? और 1 अप्रैल 2026 से कोलेटरल फ्री लेंडिंग में क्या मेजर अपडेट हुआ है, पार्ट 3 में एग्जैक्टली हम इस पर्टिकुलर केस को समझेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें एंड मेक श्योर कि अगर वीडियो पसंद आई रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर पिछली वीडियो का लिंक चाहिए दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।